और जो अभी बात की थी सतयुग की, उस सतयुग में भी मार्जिनलाइजेशन था। हम अगर मॉडर्न इंडिया में आते हैं तभी भी हम वो मार्जिनलाइजेशन देख रहे हैं, और प्रेजेंट ग्लोबल सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में भी वो मार्जिनलाइजेशन वैसा का वैसा ही बरकरार है। WHO कहता है कि 3 में से 1 महिला हर एक दिन प्रताड़ित होती है। कास्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखते हैं, एट्रोसिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, सामाजिक अन्याय के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17 का पूर्ण तौर से हनन आप देखेंगे, और उतने सारे केसेस मीडिया भी कैप्चर करता है और हमें भी रोज किस्से सुनने में आते हैं। जब तक कास्ट बनी रहेगी, आपका ये जो एंटी नेशनल रवैया है वो बना रहेगा। You have started your introduction, मैं भी मिक्स लैंग्वेज को यूज़ करते हुए अपनी बात रखूँगी। Respected Provost sir, Warden sir and RT sir and other panelists, we have just heard about our previous speakers, and they have very well explained all the contextual issues with regard to the development, with regard to the modern India, with regard to the historical issues which we really need to mention in today's context, and especially on 131st birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar, Baba Saheb Ambedkar. So हम आज क्या ऐसा है कि जो हमें रीथिंकिंग की ज़रूरत है? ऐसा क्या है? द टाइटल itself it says rethinking Dr. B.R. Ambedkar, a new framework for global justice. So I was just writing something, और कुछ जो पहले काम किया है उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ साझा करूं आज, एंड यू हैव गिवन मी अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी, अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी ऑन टुडेज ओकेजन, जहां पे हम बर्थ एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन तो कर रहे हैं, पर क्या हम हीरो वर्शिप में जा रहे हैं या फिर हम आइडिया का सेलिब्रेशन कर रहे हैं? सो दिस इज़ अप टू यू टू थिंक अबाउट इट। आई बिलीव कि हम जब भी कब ऐसी बर्थ एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट करते हैं, सो एक तरीके से हम जो आइडियाज़ हैं उनको चेरिश कर रहे हैं। जो आइडियाज़ हमको मिले हैं किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी लीडर के द्वारा, किसी सोशल रिफॉर्मर के द्वारा, एंड स्पेशली डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो सिंबल ऑफ नॉलेज कहलाए जाते हैं एंड वर्ल्ड ओवर वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड हैं। सो ग्लोबल जस्टिस और सोशल जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में हम उनके आइडियाज़ को चेरिश कर रहे हैं और उनके आइडियाज़ पे रीथिंकिंग कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर अ सोशल जस्टिस। अपनी बात में आगे शुरू करूं उससे पहले आई मस्ट अप्रिशिएट द गौर हॉल टीम दैट यू हैव चूज दैट टॉपिक टू हैव अ डेलिब्रेशन ऑन दिस। सो आई थिंक रीथिंकिंग इज रियली रिक्वायर्ड। वी नीड टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क जिसके ऊपर हम सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है उसके बारे में हम सोचें। नाउ to start with today's discussion, I would like to highlight some important points in context of social justice. आपने जब कहा global justice, तो मेरा मानना ये है कि कोई भी global justice का context local context से start होता है। So if you really would like to create a framework at the global level, you need to realize what we need to do at the local level. लोकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या सोशल जस्टिस के इश्यूज हैं जिनको हमें हाईलाइट करना चाहिए? सो आर वी टॉकिंग अबाउट द पीपल दोज आर प्रिविलेज्ड, और वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल दोज आर एट द मार्जिन? ऑब्वियसली जब भी हम सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल दोज आर एट द मार्जिन। अब वो जो मार्जिनलाइजेशन है उसके ऊपर आजकल बड़ा डिबेट है। कंटेम्प्रेरी डिबेट्स आप जब भी देखें तो जितने भी फाइट है सब आगे बढ़कर कहते हैं वी आर मार्जिनलाइज्ड, वी आर नॉट गेटिंग ऑल दोज थिंग्स, वी आर नॉट गेटिंग द शेयर इन द रिसोर्सेज, वी आर एक्सपोज टू दीज हार्श रियलिटीज़। बट जब भी जस्टिस और मार्जिनलाइजेशन की बात है, हमको शायद हिस्ट्री को नहीं भूलना चाहिए। एज स्कॉलर्स वी हैव टू लुक एट द हिस्ट्री। वो हिस्ट्री हमको क्या बता रही है? उस कॉन्टेक्स्ट में जाके जब आप मार्जिनलाइजेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक खास तबका सोसाइटी का कंटिन्यूसली मार्जिनलाइज्ड है। इट इज़ बिफोर इंडिपेंडेंस ऑल्सो, और जो अभी बात की थी सतयुग की, उस सतयुग में भी मार्जिनलाइजेशन था।
हम अगर मॉडर्न इंडिया में आते हैं तभी भी हम वो मार्जिनलाइजेशन देख रहे हैं, और प्रेजेंट ग्लोबल सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में भी वो मार्जिनलाइजेशन वैसा का वैसा ही बरकरार है। उसके रूप कुछ बदले हैं, कुछ नए फॉर्म्स आए हैं, बट हम ये बिल्कुल इस बात से निगेट नहीं कर सकते कि वो मार्जिनलाइजेशन की स्थिति नहीं बदली है। वो मार्जिनलाइजेशन जो है कंटिन्यूसली एक्सटेंड हो रहा है ना। अब उसके अंदर क्या बातें हैं जो हमको देखनी है। हु ऑल आर दीज मार्जिनलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज? कौन सी एजेंसीज हैं जो मार्जिनलाइज्ड हैं? दीज एजेंसीज आर विमेन, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एससीज, एसटीज, और इसी तरीके से तमाम, चाहे रीजनल कॉन्टेक्स्ट में हो, रिलीजन कॉन्टेक्स्ट में हो, रिसोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट में हो, हम उस मार्जिनलाइजेशन को देख रहे हैं। सो नाउ जस्ट टू हाईलाइट सम ऑफ द इश्यूज विमेन के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, और मुझे लगता है शायद आपने पैनल में एक विमेन को रखना ज़रूरी समझा कि कुछ बात अधूरी सी रह जाएगी, और इस अधूरेपन को शायद आपने मुझे जिम्मेदारी के तौर पर यहाँ बुलाया है। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू फिल अप ऑल दीज गैप्स। जब हम विमेन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं या फिर उसकी तरक्की की बात कर रहे हैं, उसकी डिग्निटी की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि उसका पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एट द फैमिली उसका राइट टू पार्टिसिपेशन, उसकी डिग्निटी, और सोशल लेवल पे भी क्या उसकी डिग्निटी मेंटेन है। सो किस कॉन्टेक्स्ट में जाके उस जस्टिस को देखें? ओनली 1.7% फीमेल are in a formal employment, only 1.7%, and all other women are engaged primarily in agriculture sector. वो खेती और मजदूर है या खेती में काम करती है, क्योंकि जायदाद उनके नाम पर नहीं है, आज के कॉन्टेक्स्ट में भी नहीं है। सो अगर आप देखें इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में, तो हम सिर्फ 1%, 7% जो महिलाएं हैं, 1.7% जो महिलाएं हैं उन्हीं को सिक्योर पाते हैं। लेकिन वो 1.7% महिलाएं जो एम्प्लॉयमेंट तौर पे सिक्योर आप कह रहे हैं, उनकी भी अगर कंडीशंस देखें, सो वर्किंग कंडीशंस एट वर्क प्लेस, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, discrimination in workplace, violence at workplace, atrocities at workplace are again certain things जो उनको further marginalize करती है. So we are putting a question mark on the developmental issues. And for the 50% of women of India, 50% population जो contribute करते हैं रात दिन अपनी मेहनत से देश की इकोनॉमी में, उनको हम निगेट कर रहे हैं, उनके बारे में हम सोच ही नहीं रहे हैं या उनके बारे में हम बात नहीं करना चाह रहे हैं। सो हम उस पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं। अदर देन दैट, NCDHR जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, हाल ही में दे हैव इन्वाइटेड एज अ जूरी मेंबर टू हियर द नेशनल ट्रिब्यूनल केसेस ऑन अट्रोसिटीज एक्ट। यू वोंट बिलीव, एंड आई मस्ट से दैट यू शुड बी शॉक्ड, आई एम यूजिंग शुड बी शॉक्ड, दैट इन अ डे I have listened to only 17 cases, लेकिन these 17 cases जो atrocity के cases थे, उसमें 12 साल की बच्ची है जिसके ऊपर सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, रेप होता है, उसमें 60 साल की महिला है जिसको रेप करके जला दिया जाता है, उसमें ऐसी भी महिलाएं हैं जो मिडल एज की हैं, जो प्रेग्नेंट हैं और मैसेकर हो रहा है उनके घर में। तो ये जो तमाम केसेस हैं, ये किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं? ये जो तमाम एट्रोसिटीज़ हैं, ये किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं? ये पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में एट्रोसिटी हो रही है, ये कास्ट कॉन्टेक्स्ट में एट्रोसिटी हो रही है, ये जेंडर कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, ये लैंड डिस्प्यूट के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, और ये डिग्निटी के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। जैसे हाल ही में मंत्री साहब ने बोला कि अगर आप देखने में अच्छे हैं या प्राइड फील करते हैं या कल्चरली अपने आप को रिच प्रेजेंट करते हैं, या फिर आप इतनी हिम्मत करते हैं कि आपकी बारात सड़क पे घोड़ी पे चढ़ के निकल जाए, या आप उस तरीके के गाने गाते हैं या अच्छे कपड़े या गहने पहन के निकल जाते हैं, तो भी अट्रोसिटीज़ होती है। सो आई एम जस्ट रेफरिंग टू ओनली 17 केसेस विच आई कुड हर्ड इन अ डे, एंड दीज वर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, एंड दिस इज़ नॉट अ हिस्ट्री, दिस इज़ अ प्रेजेंट, और ये आगे फ्यूचर भी डिसाइड करेगा। दिस वॉज फॉर 20 and 21, दिस डेटा इज़ फ्रॉम 2020 and 2021, और अभी तक उन पे FIR नहीं हुई है, उस केस पर हियरिंग नहीं हुई है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। सो नाउ यू टेल मी इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट वी हैव टू डेवलप द फ्रेमवर्क। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, हम वो बात कर रहे हैं कि जहाँ सबको अधिकार हो एजुकेशन का,
नाउ विद इन एजुकेशन पास्ट 3 years में आपने डिजिटल डिवाइड को बहुत अच्छे से देखा है. आपने देखा है विमेन्स दोज आर नॉट ओनिंग द पीस ऑफ लैंड, घर उनके नाम पर नहीं है या कोई प्रॉपर्टी उनके नाम पर नहीं है, एंड टू द एक्सटेंट द डिजिटल डिवाइसेस आर ऑल्सो नॉट ओन्ड बाय द विमेन, द majority ऑफ विमेन एंड majority ऑफ पॉपुलेशन इज लिविंग इन अ रूरल एरिया. ग्रामीण महिलाओं की बात कर रहे हैं या सब अर्बन एरियाज में जो महिलाएं हैं हम उनकी बात कर रहे हैं. क्या उनको वो आज़ादी है अपने डिजिटल डिवाइसेस को ऑन करने का और 24 घंटे उस पर फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन एंड मैनी अदर गूगल प्लेटफॉर्म्स पे जाकर सर्च करने के लिए या अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए? So we have to look at that context also, that what we are talking about, what sort of development we are talking about. UN 2020 में कहते हैं कि शैडो पैंडेमिक है, एक पैंडेमिक है, एक शैडो पैंडेमिक है. वो शैडो पैंडेमिक क्या है? दैट women are exposed to domestic violence because they are locked up in the hometown or maybe at the home. Now अगर घर में भी उसको वो सेफ एनवायरनमेंट नहीं है, और क्यों मैं ये कह रही हूँ, WHO कहता है कि 3 में से 1 महिला हर एक दिन प्रताड़ित होती है. सेक्सुअल अब्यूज के कॉन्टेक्स्ट में, वायलेंस के कॉन्टेक्स्ट में, फिजिकल वायलेंस है या साइकोलॉजिकल वायलेंस है, इसके कॉन्टेक्स्ट में उसकी प्रताड़ना होती है. सो हम कहाँ के स्पेसेस की बात कर रहे हैं? घरों की बात कर रहे हैं या पब्लिक स्पेस की बात कर रहे हैं या पॉलिटिकल स्पेसेस की बात कर रहे हैं? सो दीज आर द एरियाज जहाँ पे हमको बिल्कुल आगे बढ़कर सोचना है. Now another important thing just to deliberate on, and you all are scholars, I know you must be enjoying your refreshment, but at the same time I would like to drag your attention on what all we are going to address. हमको क्या एड्रेस करना है, वो मुद्दा क्या है जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं? आप रीथिंकिंग की बात कर रहे हैं, आप फ्रेमवर्क डेवलप करने की बात कर रहे हैं. So वो रीथिंकिंग ऑन ऑल दोज इश्यूज कंटिन्यूसली कमिंग फ्रॉम द हिस्टोरिकल इवेंट्स, जितने भी हिस्ट्री है उससे वो कंटिन्यूसली आज तक हम उनको देख रहे हैं, उसके ऊपर हम रीथिंकिंग एंड डेवलपिंग अ न्यू फ्रेमवर्क है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ऑल गोल्स आर मेजरली कवर्ड बाय फंडामेंटल राइट्स, जो हमारा संविधान हमें देता है. और मज़े की बात ये है कि आज हम भी उसके पार्टी हैं कि हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो अचीव करने हैं. आप देखेंगे तो आर्टिकल 14 कास्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखते हैं, अट्रोसिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, सामाजिक अन्याय के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17 का पूर्ण तौर से हनन आप देखेंगे. और उतने सारे केसेस मीडिया भी कैप्चर करता है और हमें भी रोज़ किस्से सुनने में आते हैं, चाहे वो फिर हाथरस की घटना हो, चाहे वो राजस्थान की घटना हो, चाहे वो बदायूं हो या कोई और जगह. लिस्ट आपको कम नहीं मिलेगी. सो जो फ्रेमवर्क डेवलप करना है वो आपको इन सब मुद्दे में डेवलप करना है. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी आर गोइंग टू एड्रेस. वी आर गोइंग टू एड्रेस द स्टेट ऑफ इनजस्टिसेस. जहाँ भी अन्याय है, जिस भी फॉर्म में है, उसको एड्रेस करना ही करना है. उसके ऊपर रीथिंकिंग होना इज मस्ट. एंड यू ऑल आर स्कॉलर्स, सो आई एक्सपेक्ट दैट definitely you are going to think about it. In what context we have to address? We have to address in the context of freedom, the dignity, the share in the resources, participation, right for decision making. इस कॉन्टेक्स्ट में करना है. आप किसी को रिसोर्सेज में अगर शेयरिंग नहीं देते हैं, उसको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन नहीं देंगे, तो फिर एक वो फ्यूडल सिस्टम में बंध के रह जाएगा. कहीं ना कहीं उसकी वही दास्ता चली आएगी जो हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं. और क्या इसकी रेलेवेंस प्रेजेंट टाइम में है? जितने भी किस्से मैंने आपको बताए ये प्रेजेंट टाइम के ही हैं. ये कोई इतिहास की किताब से उठा के लाए गए किस्से सुनाने के लिए मैं 20 और 21 का आंकड़ा आपको बता रही हूँ. उस आंकड़े में आप देखेंगे रोज़ाना इस तरीके की जो बात है वो आपके सामने आती है. सो इन महिलाओं के लिए या वेमेंस के लिए डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट भी बन जाता है. सो आई जस्ट वुड लाइक टू रीड आउट अ पोर्शन जो प्रोफेसर झा ने भी कहा था, एंड दिस इज़ फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स 25 नवंबर 1949. सो क्या कह रहे थे झा साहब यहाँ पर जब उन्होंने कही अपनी बात? सो ही वॉज टॉकिंग अबाउट सोशल डेमोक्रेसी, एंड what Professor Dr. B.R. Ambedkar was mentioning,
उनका कहना था अगर ट्रू सेंस में कुछ एंटी नेशनल है सो दिस इज कास्ट, दिस इज कास्ट। आप कास्ट को हटा दीजिए, सब लोग नेशनलिस्ट हो जाएंगे। जब तक कास्ट बनी रहेगी आपका ये जो एंटी नेशनल रवैया है वो बना रहेगा। कास्ट इन इंडिया 1916 में उन्होंने जो पेपर लिखा था बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने, एंड वेरी पर्टिकुलरली ही रेज द इशू ऑफ कंट्रोल ओवर विमेन सेक्सुअलिटी, और कैसे वो कंट्रोल से विमेन सेक्सुअलिटी के ऊपर जो कंट्रोल है उसकी वजह से कास्ट सिस्टम को बरकरार रखा जा रहा है। अगर कोई विमेन आउट ऑफ कास्ट कहीं कोई कंज्यूमेशन होता है तो उसको बाहर कर दिया जाता है उसकी जाति से, वो एक्सेप्टेड नहीं होती, ऑनर किलिंग के सब्जेक्ट बनती है। या फिर मेल जो है वो अगर कंज्यूमेट करता है लोअर कास्ट विमेन से, सो दिस इज अप्रूव्ड ऑन द नेम ऑफ देवदासी या ऑन द नेम ऑफ सबमिटिंग हरसेल्फ टू द गॉड। आप ये सारे किस्से रोजाना आप देखते हैं। So in true sense, if something is anti-national, this is not the university students, these are not the particular religion people, but this is a caste. अगर caste system बना रहेगा तो ये कहीं ना कहीं हमारे नेशन के लिए घातक है। So what he was talking about? He was talking about that we should not bother about political democracy, rather we should be talking about social democracy. And what sort of social democracy he was talking about? It means a way of life which recognizing liberty, equality, fraternity as the principles of life. So he was talking about psychology, brotherhood, जहाँ आप dignity के साथ एक दूसरे का सम्मान करते हैं, अपनी भी लाइफ का सम्मान करते हैं, सामने वाले के सम्मान करते हैं। In context of religious diversity, in context of regional diversity, in context of caste diversity, जहाँ पे वो dignity पे अटैक होता है, आप मानकर चलिए कि आप social democracy को नहीं maintain कर पा रहे हैं। And he was anxious at that particular time of moment कि मेरी वरी यही है, why I am anxious, why am I anxiety? हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो ले लेंगे, फ्रीडम तो ले लेंगे कागजों पर, क्या हम ट्रू सेंस में फ्री हो पाएंगे? एंड दिस द पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट रीथिंकिंग न्यू फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल जस्टिस। आई थिंक दिस शोज दैट ही वाज वेरी एंशियस एंड ही वाज ट्रूली एंशियस फॉर द जेन्युइन कॉजेस। अगर उनकी वो एंग्जाइटी थी तो वो सही मायनों में सही एंग्जाइटी थी, और 75 साल के बाद भी हम समाज में शायद वो सोशल डेमोक्रेसी का माहौल नहीं देख पा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं वी स्कॉलर्स, वी एकेडमिशियंस, वी पीपल ऑफ द इंडिया नीड टू कम आउट फ्रॉम आवर कंफर्टेबल स्पेसेस, फ्रॉम आवर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, एंड टू सेलिब्रेट एंड टू चेरिश द आइडिया ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे सुना और मौका दिया। इसी के साथ आई वुड लाइक टू से आप जो गॉय हॉल का टीम है, गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।